हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आरके साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता और आप देख रहे हैं आरके साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं जो आज हमारा कक्षा 10th का जो अर्धवार्षिक जो पेपर है साइंस विषय का यानी विज्ञान विषय का जो आपका एग्जाम हुआ है उसके बारे में मैं आज आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। यह है कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 के लिए, और इसका कोड वगैरह है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारा जो पेपर है वो बहुत अच्छा है। इस बार जो बोर्ड ने या मैं कहूँ कि जो बीकानेर से जो एग्ज़ाम बनकर आए हैं पेपर वो बहुत ही शानदार आए हैं। उसमें बाईलिंगुअल जो बनाने का जो है वो ध्यान रखा गया है कि इस पेपर को बाईलिंगुअल कैसे बनाया जाए, यानी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए दोनों के लिए जो है वो बेहतरीन तरीके से इसको समझाया गया है। पूर्णांक वही 70 नंबर का है और जो आपका टाइम है वो 3.25 घंटे रखा गया है। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर जो है वो एक साथ लिखने होते हैं। ये हमें कुछ दिशा निर्देश जो है वो हमेशा की तरह दिए जाते रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों की पहला एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है वो क्या है। देखिए बच्चों, निम्नलिखित बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर लिखें, यानी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है। सबसे पहले आपको और जूम करके देते हैं भाई, थोड़ा भी चलिए क्लियर है बच्चों। अब देखिए, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है इसके बारे में आपसे पूछा गया था। तो देखिए, घास गेहूं और आम नहीं कर सकते बच्चों, तो घास गेहूं आम ये नहीं कर सकते। चलिए ऑप्शन कट गया। उसके बाद हम ऑप्शन नंबर बी पर जाते हैं। तो क्या घास को बकरी खाती है, घास को खाती है बकरी और बकरी को खा जाए मानव, तो हाँ ये हालांकि संभव है, ठीक है, ये संभव है। आगे तीसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। बकरी को गाय खा जाए ऐसा होता ही नहीं है और गाय को हाथी खा जाए ऐसा नहीं होता है बच्चों। घास को खा जाए मछली और मछली को खा जाए बकरी, तो ये भी संभव नहीं है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा बी, यानी कि घास को खाएगी बकरी और बकरी को खा सकता है कौन, मानव। इस प्रकार ये आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन उसका आंसर हो जाएगा बी, घास, बकरी और मानव, ठीक है, खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। हम जानते हैं बच्चों, जब शॉर्ट सर्किट की क्रिया होती है यानी कि जब लघु पतन की क्रिया होती है तो उस समय जो हमारा विद्युत परिपथ होता है उसमें विद्युत धारा I का मान क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, यानी कि बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, आई का मान जब शॉर्ट सर्किट होता है तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी से बचने के लिए जो है हमारे घरों में विद्युत फ्यूज का जो है वो यूज करने की सलाह दी जाती है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे देखिए बच्चों, यहां पर है, ये हो गया बच्चों। तीसरे की बात करते हैं। चित्र में दर्शाए अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन, देखिए बच्चों ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है कोई, और ये उसका मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र है, जैसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चित्र में दर्शाए अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र ये है और जब ये चुंबकीय क्षेत्र है तो उसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से आता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी। तो इलेक्ट्रॉन पर हमें निकालनी है कि आरोपित बल की दिशा क्या होगी। तो बच्चों हम जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आ रहा है नीचे की ओर, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के जो विपरीत होती है वो मानी जाती है विद्युत धारा की दिशा। तो हमारी जो विद्युत धारा की दिशा होगी वो ये होगी, ये किसकी दिशा हो गई, विद्युत धारा की दिशा, ठीक है। अब हम रूल लगाते हैं हमारा फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम कि ये मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्या है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र है, और हम चुंबकीय क्षेत्र को ऐसे रखते हैं और ये मान लीजिए धारा है, तो इस पर जो बल लगेगा वो हमारा जो आंसर जाएगा वो कागज के भीतर की ओर जाते हुए आंसर आएगा। इस प्रकार हम इसको जब ऐसे कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों कागज में भीतर की ओर जाते हुए। आगे चलते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं बच्चों, इसको मिटाना पड़ेगा, ये अच्छा है। आगे हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, और जिसमें हमसे पूछा गया है बच्चों क्या है, चलिए हम आगे देखते हैं।
तो आगे जो है हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति जो है वो P विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो बच्चों ये सब जो है वो P के सूत्र होते हैं, और जो IR² है वो हमारा विद्युत जो शक्ति है उसको निरूपित नहीं करता है, यानी उसका सूत्र नहीं। इसलिए इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा बच्चों B, IR²। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की जो फोकस दूरियां हैं -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस दोनों संभावित जो है वो कौन से हो सकते हैं। तो बच्चों दोनों की जो दूरियां हैं वो माइनस में है, फोकस दूरियां माइनस में है। इसका मतलब देखिए गोलीय दर्पण भी पूछा है और गोलीय जो लेंस है हमारा वो लेंस भी पूछा है, और दोनों की जो फोकस दूरी है वो माइनस में है। इसका मतलब देखिए बच्चों कौन सा लेंस है ऐसा हमारा, तो हम जानते हैं ये वाला जो लेंस है यानी कि अवतल जो लेंस है वो क्या होगा हमारे पास, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है, यानी कि इसका आंसर अवतल लेंस आएगा, अवतल लेंस। और दर्पण में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास दर्पण कौन सा होता है बच्चों, ये जो दर्पण है इसकी फोकस दूरी जब हम इधर को लेते हैं तो ये किस में आएगी, माइनस में। तो यानी कि ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, और दोनों ही कौन है, अवतल हैं। तो इसका आंसर आएगा दोनों अवतल। ये मैंने हाल ही में अपना बच्चों टेस्ट में लिया था, ये क्वेश्चन सेम टू सेम, ये सारी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपकी किताब से रिपीट हो रहे हैं, किताब के पीछे की जो है वो क्वेश्चन ये आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो दोनों अवतल हो गया। द्विसंकर संकरण में आर और वाई वाई किसको निरूपित करता है। तो आपको पता है बच्चों एक बड़ा आर है, एक छोटा आर है, बड़ा वाई है और छोटा वाई है। तो ये तो प्रदर्शित करता है बच्चों राउंड को यानी कि गोल को, और ये जो वाई है वो करता है बच्चों पीले को। तो गोल तथा पीले बीज, ये बोर्ड में भी क्वेश्चन जो है वो हमारा आ चुका है। गोल तथा पीले बीज जो है वो आपको पहले ऑप्शन में दिए गए हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा गोल तथा पीले बीज। ठीक है, हाँ उल्टा करके पूछ सकता था बच्चों, वाई आगे करके और ऑप्शन चेंज कर देता तो भी दिक्कत नहीं करनी थी आपको। ठीक, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो हम जानते हैं बच्चों जो वृक्क है वो हमारे उत्सर्जन तंत्र से संबंधित अंग हैं, तो उत्सर्जन इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आगे चलने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है आगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है हमारा, चलिए यहाँ तक देख लेते हैं कि जो ब्यूटेनॉन है एक चतुर कार्बन यौगिक है, यानी कार्बन वाला यौगिक है, कार्बन का कंपाउंड है, चतुर यानी कि 4 कार्बन वाला, और जिसका प्रकार्यात्मक यानी कि क्रियात्मक समूह है जो वो क्या है। तो हमसे पूछा है ब्यूटेन प्लस ऑन, और ऑन लगता है बच्चों किसमें, कीटोन में, इसलिए इसका जो आंसर जाएगा वो हमारा जाएगा कीटोन। कोई विलयन जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को कैसा कर देता है बच्चों, नीला। तो ये जरूर कैसा होगा बच्चों, ये क्षार होगा। तो इसका पीएच क्या होगा, तो बच्चों हम जानते हैं कि क्षार की जो पीएच होती है वो हमेशा ज़्यादा होगी किससे, 7 से। तो जब हम ऑप्शन देखते हैं 1, 4, 5 और 10, तो हमारा ऑटोमेटिक एक ही ऑप्शन यहाँ पर वो है वो 7 से ऊपर दिखाई दे रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10। ठीक है बच्चों, इस प्रकार जो है वो हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं रिक्त स्थानों की बात करते हैं। CFC जैसे जो रसायन हैं उनने ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया है, जो कि सूर्य से आने वाली विकिरण से सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसमें आएगा बच्चों पराबैंगनी विकिरण से सुरक्षा प्रदान करती हैं। अगर पराबैंगनी को आप UV किरणें भी लिख देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अल्ट्रावायलेट, किसी चुंबक के चारों ओर एक क्या होता है बच्चों, कुछ होता है ना, जिसमें उस चुंबक के बल का संसूचन यानी उसका डिटेक्ट किया जाता है। तो किसी चुंबक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र होता है, और उस चुंबक के चारों ओर उसके जो चुंबक का जो बल लगाया जाता है चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, उसको अपन संसूचन यानी डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है बच्चों हमारे पास विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक ही है हमारे 10th कोर्स में। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है बच्चों एम्पियर। क्या होता है बच्चों, एम्पियर, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। अगला है प्रकाश, श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी वर्णों में विभाजन बच्चों डिस्पर्जन यानी कि वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अगला है बच्चों किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है स्मॉल f से लिखते हैं और वक्रता त्रिज्या को वो कैपिटल R से लिखते हैं। तो इनमें हम जानते हैं बच्चों R = 2 × F होती है, या मैं कहूं कि दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो फोकस दूरी होती है बच्चों R/2 यानी कि वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है बच्चों, आधी। मेंडल ने मटर के पौधे पर आनुवंशिकता का अध्ययन किया, तो इसमें आएगा बच्चों
मटर के पौधे पर, मटर के, ठीक है। तो के लगाना जरूरी हो गया क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो लाइन है वो इस प्रकार जमेगी। इसके बाद है बच्चों, लाल रक्त कोशिका में उपस्थित वर्णक ऑक्सीजन परिवहन में सहायक होता है। तो हम जानते हैं बच्चों कि जो लाल रक्त कोशिका तो जो लाल रक्त कोशिका है, आरबीसी जिसे हम कहते हैं, उस आरबीसीज में हीमोग्लोबिन नाम का एक श्वसन वर्णक पाया जाता है जो ऑक्सीजन को परिवहन करने में हेल्प करता है। आगे देखते हैं बच्चों, आगे पूछा गया है हमसे, अच्छा पेज नंबर 2 कंप्लीट। पेज नंबर 3 कितने रिक्त स्थान हो गए बच्चों? 7 हो गए। यहाँ पर ये जो है वो 8वां आपके सामने रिक्त स्थान दिया गया है। क्या है हम देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है एक यौगिक है, उसका नामकरण करना है। यौगिक है बच्चों HCOO और है ऊपर भी H। यहाँ से जो है वो इंग्लिश मीडियम के लिए ट्रांसलेट किया गया है। तो बच्चों हम देखिए यहाँ जो HCH जो हमें ग्रुप दिखाई दे रहा है ये बच्चों एल्डिहाइड है। ये क्या है बच्चों? एल्डिहाइड। और इसका जो अनुलग्न लगता है वो लगता है बच्चों L। क्या लगता है? L। ठीक है। अब यहाँ पर एक जो कार्बन है, एक कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं बच्चों? मेथेन। क्या लिखते हैं? मेथेन प्लस इसका अनुलग्न क्या हो गया? L। तो इसका जो नाम है वो बनेगा बच्चों मेथेनेल। क्या बनेगा? मेथेनेल। क्योंकि एल्डिहाइड है इसलिए L लगेगा तो इसका नाम बन जाएगा मेथेनेल। इसके बाद हम देखते हैं कमरे के ताप पर धातु पूछा बच्चों द्रव अवस्था में, तो इसका आंसर आ जाएगा पारा। पारा नहीं तो आप मरकरी लिख सकते हैं और जिसका प्रतीक हम जानते हैं बच्चों Hg होता है। अगर यहाँ पर बच्चों धातु की जगह पूछ लेता वो ए धातु, तो ए धातु का हम आंसर देते थे ब्रोमीन। ठीक है। इसके बाद है बच्चों अपच, यानी कि जो एसिडिटी है उसका उपचार करने के लिए क्या काम में लेते हैं? औषधि का उपयोग लिया जाता है। तो मेडिसिन ऐसी बतानी है तो हम जानते हैं उसको एंटासिड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बच्चों? एंटासिड जो है वो औषधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है। ये हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं बच्चों। अब हम चलते हैं जो हमारे 1 लाइनर क्वेश्चंस जो हैं उनकी तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में देने हैं आपको। देखिए जैविक आवर्धन किसे कहते हैं? तो बच्चों हम जानते हैं कि जैसे कोई केमिकल्स हैं, जैसे कि हम बात करें DDT, जैव उर्वरक हैं, है ना, विभिन्न सारे, या मैं जैव उर्वरक की जगह केवल लिख देता हूँ बच्चों उर्वरक। क्या लिख सकते हैं? उर्वरक जो है। इसके बाद विभिन्न जो केमिकल्स हैं यानी कि रासायनिक पदार्थ हैं, तो विभिन्न सारे जो केमिकल पदार्थ हैं यानी कि रासायनिक पदार्थ हैं उनका वो क्या करते हैं, जिनको हम हमारी खेती में उत्पादकता बढ़ाने के लिए या मिट्टी की जो पोषण मान है उसको बढ़ाने के लिए डालते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, उत्तरोत्तर पीढ़ियों में आगे बढ़ते बढ़ते मानव का जो शरीर है उसमें हाईएस्ट मात्रा में, हाईएस्ट कंसंट्रेशन में, सांद्रता में उपस्थित होते हैं। इस घटना को ही हम जैविक आवर्धन यानी बायोमैग्निफिकेशन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायो मैग्निफिकेशन के नाम से जानते हैं। जो हानिकारक पदार्थ हैं वो खाद्य श्रृंखलाओं में जब एंट्री कर जाते हैं तो वो मानव में अल्टीमेट रूप से सबसे ज़्यादा मात्रा में होते हैं। इस घटना को ही हम जैव आवर्धन के नाम से जानते हैं। हमारे द्वारा उत्पादित जो अजैव निम्नीकरणीय कचरा है, कौन सा कचरा? अजैव निम्नीकरणीय। यानी अजैव निम्नीकरणीय का मतलब हो गया बच्चों ऐसा कचरा जिसका सूक्ष्म जीवों द्वारा या प्रकृति द्वारा अपघटन नहीं होता है, उसको हम कहते हैं अजैव निम्नीकरणीय। से उत्पन्न होने वाली किसी एक समस्या का नाम लिखिए। तो बच्चों एक समस्या में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये जो क्या है उसका अपघटन नहीं होता तो ये पर्यावरण को क्या करता है? प्रदूषण करता है, प्रदूषित करता है उसको पर्यावरण। तो इसका जो एक समस्या है वो हो गया पर्यावरण प्रदूषण। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर पर्यावरण प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित जो बल है वो कब अधिकतम होता है? तो जब हम जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र और जो विद्युत धारा होती है, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा जब एक दूसरे के लंबवत होते हैं, कैसे होते हैं बच्चों? लंबवत, तो फिर उस समय जो चालक पर लगने वाला जो बल है वो सबसे ज्यादा होता है। जो रूल है वो ये फिजिक्स में रूल जो है वो लागू होता है। किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, इसे निरूपित करने के लिए आरेख खींचिए। अब मान लो कोई चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है तो इसमें बच्चे जो परिनालिका जो होती है हमारी, ये इस प्रकार से जो हम परिनालिका बनाते हैं इसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। प्लस माइनस लगाते हैं,
ठीक है। तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है बच्चों वो क्या होता है, एक समान होता है। तो ये आपको डायग्राम बनाना था। इसमें अगर इस साइड हम n मानेंगे तो n से किरणें निकलती हैं और इस पर क्या है वो वापस आके मिलती हैं। इस प्रकार से हमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये वाला जो डायग्राम है वो अपनी जो NCERT बुक है उसमें दिया गया है। परिनालिका के चित्र आएगा मतलब बच्चों, ठीक है। विद्युत आवेश का SI मात्रक, तो बच्चों SI मात्रक किसका, आवेश का जो है वो कूलाम होता है। और एक कूलाम आवेश की रचना करने में 6.25 × 10 के बराबर जो 18 इलेक्ट्रॉन है, उन आवेशों का जो इलेक्ट्रॉनों का आवेश होगा उसके बराबर एक कूलाम आवेश होता है। विद्युत सेल को प्रतीक के रूप में लिखना है, एक सेल दर्शाना है बच्चों आपको, तो आप इस साइड लिखोगे प्लस और छोटा जो लकीर है वो दर्शाता है माइनस को। इस प्रकार ये विद्युत सेल का प्रतीक है। मानव में लिंग निर्धारण का केवल नामांकित चित्र बनाइए। तो बच्चों मानव में लिंग निर्धारण का केवल क्या करना है, आपको नामांकित चित्र बनाने की बोला है। तो यहां पर ले लेंगे हम बच्चों, ये है नर, ये है मादा, इसके द्वारा युग्मक बनवाएंगे तो ये X, इसके द्वारा जो है वो दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, एक होगा X, एक होगा Y। और यहाँ पर हम बनवाएंगे बच्चों केवल एक ही प्रकार का X। तो ये तो क्या है बच्चों, जनक है, ठीक है। और ये हो जाते हैं बच्चों युग्मक। फिर ये दोनों मिलते हैं तो XX और ये दोनों मिलते हैं तो XY, यानी कि ये तो है नर और ये है बच्चों मादा। ऐसे भी आप बना सकते हैं। और यदि आपने बनाया है 44, यदि आप बनाते हैं 44 + XY या 44 + XX, तो यहाँ पर लिख दोगे 22 + X, यहाँ पर भी 22 + X और यहाँ हो जाएगा 22 + X। इनको अलग अलग कर देंगे बच्चों। तो इस प्रकार यहाँ पर जो आएगा वो 44 + XY XX आ जाएगा और यहाँ पर 44 + XY आ जाएगा। आप ऐसे भी बना सकते हैं और जो मैंने पहले बनाया था आप वैसे भी बना सकते हैं, दोनों ही सही है। आप किसी भी प्रकार से बना सकते हैं, इसमें आपको पूरा नंबर मिलेगा। और कहा भी आपसे क्या है, केवल नामांकित चित्र बनाइए। ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, तो बच्चे जिसका अपचयन होता है उसको हम ऑक्सीकारक कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में यानी रेडॉक्स रिएक्शन में जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है, ठीक है बच्चों। तो जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है कहलाता है। जब कोई अम्ल किसी धातु से के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो बच्चों इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। क्योंकि कोई भी अम्ल मान लो HCl है और किसी धातु से क्रिया करता है तो ये बनाएगा ZnCl2 प्लस जो हाइड्रोजन गैस है वो मुक्त हो जाती है। शुद्ध जल का pH मान बच्चों 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। सेक्शन बी में बात करते हैं बच्चों, यहाँ से 2-3 नंबर के जो क्वेश्चन है वो शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पीतल तथा तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अम्ल हैं, खट्टे पदार्थ क्या है बच्चों, उनमें अम्ल है। और किसी अगर धातु के पात्र में रखेंगे, पीतल और जो तांबे हैं वो धातु हैं, उनमें अगर खट्टे पदार्थ रखेंगे तो मिलकर वो जहरीले रसायन का निर्माण करते हैं और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बच्चों क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। इसलिए इनको खट्टे पदार्थों को और दही को नहीं रखा जाता है। रासायनिक गुणों के आधार पर आपको अंतर करना था धातु और अधातुओं में। किसके आधार पर बच्चों, रासायनिक गुणों के आधार पर। तो ये भी हमारे क्वेश्चन जो है वो बुक का ही है, रासायनिक गुणों के आधार पर लिखना है। अब आपको भौतिक अवस्थाओं के आधार पर नहीं लिखना, केवल और केवल रासायनिक गुणों के आधार पर लिखना था। कौन किससे क्रिया करता है, अम्ल से क्रिया करवाएंगे, क्षार से क्रिया करवाएंगे, इस आधार पर आपको देना था। कौन सा हाइड्रोजन गैस बनाता है, कौन सा नहीं बनाता है, ठीक है। कार्बन और उसके जो यौगिक हैं उसका उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में किया जाता है, क्योंकि जितने भी कार्बनिक जो पदार्थ हैं या मैं कहूँ जितने भी ईंधन वगैरह हैं उनमें कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। इसलिए जो कार्बन है वो उनका अधिकतर उपयोग जो है वो ईंधन के रूप में किया जाता है। पुष्प की अनुदैर्ध्य का नामांकित काट चित्र बनाना था बच्चों, आपको इस प्रकार से जो है वो डायग्राम बनाना था, ठीक है। आपने बना दिया होगा, जल्दबाजी में मैंने ऐसे बनाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर आपको नाम देने थे, ये स्त्री केसर है, ये पुंकेसर है, ये दल है और ये बाह्य दल है। और नीचे यहाँ पर जो होता है वो पुष्पासन होता है। द्विखंडन और बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न होता है, ये आपको बनाना है। द्विखंडन जो है वो बच्चों 2 खंडों में बढ़ता है और बहुखंडन जो होते हैं वो अनेक खंडों में बढ़ते हैं। और आपको एग्जाम्पल देने थे। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो तारे हम जानते हैं बच्चों वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, क्योंकि जो तारों से जो प्रकाश आता है वो लगातार वायुमंडल से होता हुआ आता है, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आता है। तो इस कारण जो है उसका जो मार्ग है प्रकाश का वो थोड़ा सा विचलित होता रहता है। यही कारण है कि हमारी आंखों में जो प्रकाश पहुंचता है वो थोड़ा सा उसकी मात्रा में चेंजेस आते रहते हैं। इस कारण हम कहते हैं कि जो है तारे टिमटिमाते हुए हमें नजर आते हैं। इसी प्रकार हम बच्चों आगे बात करते हैं। क्या हो गया इसको, अब यहां पर आपको क्या करना है बच्चों, एक सवाल दिया गया है कि 400 वाट जो है
400 वोल्ट जो है अनुमत का एक कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर है? ये सवाल वही है बच्चों। और 8 घंटे जो है वो प्रतिदिन पर डे चलाया जाता है, दिन जलाया जाता है। 3 रुपये जो है वो आपकी 1 यूनिट का खर्चा है। तो कितनी यूनिट बनेंगी और 30 दिन तक जो चलाने हैं उसके लिए विद्युत ऊर्जा का मान जो है वो ज्ञात करना है। तो इसका आंसर बच्चों लगभग 500 या 700 के आसपास जो है वो आंसर हटाया है। इसके लिए आप सूत्र ज्ञात करेंगे सबसे पहले, और सूत्र लगाने के बाद जो है इसका मान रख के इसका जो आंसर आ जाएगा। ये किताब का ही क्वेश्चन है। सेक्शन सी में हम बात करते हैं बच्चों कि विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, और इन अभिक्रियाओं के समीकरण भी आपको लिखना है। विस्थापन में और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है ये बताना है। तो विस्थापन में क्या होता है बच्चों, अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, जबकि जो द्विविस्थापन है उसमें आयनों का जो है वो एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। मैंने तो आपको समझा रखा है 3 आइटम अगर आपको देखने को मिलते हैं तो विस्थापन अभिक्रिया होती है, और अगर 4 आइटम आपको देखने को मिलते हैं तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। इन अभिक्रियाओं के समीकरण भी देने थे आपको। तो विस्थापन अभिक्रिया में तो जो मैंने अभी बताई आपको वो दे सकते हो। कोई भी गैस का निर्माण हो, अम्ल से क्रिया करवा दें, अम्ल धातु की क्रिया करवाएं, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है। द्विविस्थापन में आपको क्या करना है बच्चों, 4 जो आइटम देखने को मिलते हैं, 4 यौगिक जो आपको देखने को मिलेंगे, उनका एक एग्जाम्पल देना था। इसी के जो अथवा है उसमें दे रखा था ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ क्या है, उदाहरण लिखिए। तो बच्चों ऊष्माक्षेपी खुद कह रहा है ऊष्मा का क्षेपण ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, जबकि ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण द्वारा समझाना था कौन कौन सी जो एग्जाम्पल है। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण ऊष्माशोषी प्रक्रिया का एग्जाम्पल है। इस प्रकार आपको एग्जाम्पल देना था। अगला है क्वेश्चन नंबर जो 21 है बच्चों, उसमें कहा गया है कि मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो हम जानते हैं बच्चों फेफड़ों में जो है हमारे पास कुपिका होती है, इसमें ऑक्सीजन होती है, और कुपिका के चारों ओर जो है वो केशिका का रक्त जल पाया जाता है जिसमें कि CO2 होती है। तो ये विसरण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन तो पहुंच जाती है केशिका में और CO2 पहुंच जाती है केशिका से कुपिका में। इस प्रकार जो है श्वसन का यानी कि गैसों का एक्सचेंज होता है। और फिर वहां से परिवहन कैसे होता है, तो बच्चों हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जब इसमें आएगी तो शरीर में पूरे शरीर में इन केशिकाओं द्वारा पहले हृदय में जाएगी। जब हृदय संकुचित होता है तो संपूर्ण शरीर में ब्लड को भेजा जाता है, और ब्लड में कौन प्रेजेंट होगी, ऑक्सीजन। इसी प्रकार हम बात करते हैं कि शरीर की प्रत्येक कोशिका से जो CO2 बन रही है वहां से जो है हमारी जो स्राएं हैं वो CO2 युक्त रक्त लाती हैं, यानी कि CO2 को लेकर आती हैं, हृदय में आती हैं, और हृदय जब संकुचित होता है तो इसको फेफड़ों में स्वस्थ होने के लिए या शुद्ध होने के लिए भेज देता है। इस प्रकार मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो परिवहन होता है। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभदायक है। एक जलीय जीव की अपेक्षा यानी जलीय जीव वालों को ऑक्सीजन जो है वो कम मात्रा में प्राप्त होती है तथा क्लोम उसके लिए पाए जाते हैं, जबकि जो स्थलीय जीव है उसको लेने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर वायुमंडल में ऑक्सीजन पाई जाती है, इसलिए वो फायदेमंद है। और उसके लिए हमारे पास कुपिकाओं वगैरह ज़्यादा होती है, इसके कारण हम क्या करते हैं, अधिक मात्रा में और स्वच्छ ऑक्सीजन ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद हमसे पूछा गया बच्चों अथवा में जो है वो हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है और यह प्रक्रम कहाँ होता है। तो बच्चों हम जानते हैं कि हमारे जो आहार नाल है, हमारा जो आहार नाल है उसमें सबसे पहले जो मुख है, ग्रसनी है, ग्रसिका है, आमाशय है, वहाँ तक वसा का पाचन नहीं होता है। सबसे पहले जो वसा का पाचन होता है, वसा का पाचन सबसे पहले जो है वो ग्रहणी वाले पार्ट में होता है, और जो कि हमारा पित्रस द्वारा होता है। किसके द्वारा, पित्रस। अब पित्रस द्वारा जो वसा है उसका पायसीकरण कर दिया जाता है, यानी कि ये बनता है बच्चों पायसीकृत वसा। अब इस पायसीकृत वसा पर जो है वो छोटी छोटी गोलिकाओं में बदल दिया जाता है, इसको ये हम कहते हैं पायसीकृत वसा। अब इस पर छोटी आंत में ही बच्चों लाइपेज एंजाइम आता है अग्नाशय ग्रंथि से, और वो इसको क्या करता है, फैटी एसिड यानी बसीय अम्ल तथा मोनोग्लिसरॉइड यानी ग्लिसरॉल में चेंज कर दिया जाता है। इस प्रकार जो है वो वसा का पाचन होता है। कहाँ होता है, तो बच्चों इसका आंसर है हमारे पास ग्रहणी। और ग्रहणी किसका पार्ट है बच्चों, तो ये छोटी आंत का पार्ट है। इस प्रकार जो है वो हमारा वसा का पाचन क्लियर होता है। ठीक है। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, तो लार के 2-4 काम है बच्चों। अब पाचन में स्पेशली मैं हेल्प करूं तो देखिए भोजन को मिलाना, लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम टाइलिन या एमाइलेज के नाम से जानते हैं, जो कि स्टार्च का पाचन करता है, स्टार्च को जो माल्टोज में बदलने का कार्य करता है। इस प्रकार जो भोजन को पचाने में हमारी जो लार है वो हेल्प करती है। पादप हार्मोन क्या है, तो पादपों में जो वृद्धि को नियमित या संयमित करने का जो कारण करने वाले जो हार्मोन हैं उनको पादप हार्मोन कहते हैं। केवल और केवल प्लांट्स की जो है ग्रोथ को रेगुलेट करने का काम करते हैं। किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सीजन की भूमिका जो है वो किस प्रकार सहायक होता है, यानी कि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है बच्चों वो
ये धूप वाला एरिया होता है तो इसमें ऑक्सीजन का जो है वो संश्लेषण होता है, लेकिन ये ऑक्सीजन जो डार्क वाला स्थान है उससे नीचे गुजरता है, नीचे की ओर स्थित होता है। और जब कोई प्लांट जो प्रतान है जो ऊपर पौधों को जो किसी सहारे के द्वारा पौधे जब ऊपर चढ़ते हैं तो उनके शीर्षस्थ वाले जो भाग हैं उसमें ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है, और जब ये यहाँ पर किसी सहारे पर यूँ अगर टच हो जाता है तो बच्चों इस भाग की जो वृद्धि है वो संदमित हो जाती है, बल्कि इसके जो दूसरा भाग है वहाँ से वृद्धि आगे प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार जो है वो प्रतान जो है धीरे धीरे सारे सहारे को घेर लेती है। ठीक है, जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है, तो बच्चों ये फाइट फ्लाइट फियर जो हार्मोन है 3F हार्मोन जिसे कहते हैं, तो बच्चों ये सारी क्रियाओं को बढ़ा देगा। कंकाली जो ऐच्छिक पेशियां हैं उनका नियंत्रण बढ़ा देगा, हमें जो पाचन तंत्र से संबंधित क्रिया उनको संदमित करेगा, बाकी सारी क्रियाओं को ये उत्तेजित करता है, जैसे आंखों की पुतलियों का फैल जाना, आंखों का बड़ा हो जाना, श्वसन क्रिया का तेज हो जाना, हृदय क्रिया का धड़कना तेज हो जाना, श्वसन की क्रिया तेज हो जाना, रक्त का प्रवाह कंकाली पेशियों की तरफ बढ़ जाना, ये सारी क्रियाएं होती हैं। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, क्योंकि बच्चों नमक जो है उसमें आयोडीन पाया जाता है, और आयोडीन जो है वो हमें घेंगा या जिसे हम कहते हैं गलगंड या जिसे हम कहते हैं गाइटर, इन रोगों से बचाने में हेल्प करता है। इसलिए कहा जाता है कि हमें आयोडाइज्ड साल्ट का जो है वो यूज करना चाहिए। फिर हम कहते हैं हम बानों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं। क्यों हम प्रीफर करते हैं किसको, उत्तल दर्पण को, तो बच्चों हम जानते हैं किसी भी बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब अगर हमें छोटा करके देखना है तो उसके लिए हम उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। उत्तल दर्पण न केवल हमें छोटी करके वस्तु को दिखाता है बल्कि एक बड़ा जो रेंज है वो पीछे हमारे दर्पण के पीछे देखने में हेल्प करता है, यही कारण है। और दूसरा ये जो उत्तल दर्पण है बच्चों ये एक सीधा प्रतिबिंब हमें देता है बनाकर, यही कारण है कि हमें जो साइड ग्लासेस होते हैं उनको हम क्या करते हैं बच्चों, उत्तल दर्पण के रूप में प्रयुक्त करते हैं, उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए, तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है बच्चों, डायोप्टर होता है पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ पर क्या आता है बच्चों एफ। तो बच्चों डायोप्टर की किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए, तो बच्चों यदि किसी लेंस की जो फोकस दूरी है अगर 1 मीटर हो, स्क्वायर नहीं, ये जो 1 मीटर हो तो उस लेंस की जो क्षमता होगी उसको हम एक डायोप्टर कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, डायोप्टर। यदि किसी लेंस की जो फोकस दूरी है वो 1 मीटर होती है उसकी क्षमता को हम एक डायोप्टर कहते हैं। फोकस बिंदु को परिभाषित करना है बच्चों, अब लेंस में या फोकस में किसी भी में भी आप कर सकते हो, तो हम दर्पण में कर देते हैं कि जब किसी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें किसी दर्पण पर या किसी लेंस पर आपतित होती हैं तो वो एक टकराने के बाद यानी परावर्तित या अपवर्तित होने के बाद किसी एक बिंदु से गुजरती हैं या गुजरती हुई प्रतीत होती हैं, बस उनको ही हम कहते हैं बच्चों फोकस बिंदु, मुख्य फोकस बिंदु या मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, 27 मिनट हो गए हैं बच्चों। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, अथवा में है, ठीक है, देख लेते हैं। निम्नलिखित परिस्थिति में प्रयुक्त दर्पण का नाम लिखिए। किसी वाहन हेडलाइट जो है बच्चों वो अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। ठीक है, सौर भट्टी में बच्चों अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, और उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा एवं आवर्धित, सीधा और आवर्धित बच्चों ये वाला जो है यानी कि अवतल दर्पण जो है वो सीधा और आवर्धित हमें वस्तु बना के देता है। उत्तल हमें सीधा देता है बच्चों, ध्यान से सुन लेंगे, हमें उत्तल दर्पण जो है वो सीधा बना के देता है लेकिन छोटा बना के देता है। लेकिन जो हमारा जो सीधा पूछा है लेकिन उसने पूछा है आवर्धित यानी मैग्नीफाइड जो इमेज बनाएगा, जो बड़ी इमेज बनाएगा वो कौन सा हो जाएगा बच्चों, अवतल, क्योंकि ये यहाँ बनाकर दे देगा 6 जो कंडीशन होती है उस वाले में। तो इस प्रकार बच्चों ये हमारा जो आज का साइंस का जो 10th का एग्जाम था अर्धवार्षिक पेपर वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं बच्चों, अब हम धीरे धीरे जो अब तक की विभिन्न सारे ईयर्स में जो 10th के जो एग्जाम हुए हैं, वार्षिक बोर्ड एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, उनके पेपर मेरे पास पड़े हुए हैं, उनका सॉल्यूशन आपके लिए लाऊंगा। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहे हैं। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।